हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट chronic suppurative otitis media adico-antral type. In the last video we discussed about chronic suppurative otitis media tuberculopathic type and इसमें हम पढ़ेंगे adico-antral type के बारे में. So let's start. adico-antral type जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो posterior superior part होता है ना मिडल ईयर क्लेफ्ट का, ठीक है, यानी कि जो एटिक और एंट्रम का एरिया होता है वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम होती है, ठीक है. और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पर जाकर जो है ना, ये जो है इसको हम अनसेफ टाइप भी कहते हैं, अनसेफ या डेंजरस टाइप, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एटिको एंट्रल क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है. कहाँ पर होता है? एटिक या एंट्रम के एरिया में. अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि इसकी अगर बात की जाए, ये तो हमने पढ़ लिया कि लोकेशन इसकी क्या होगी, और ये है तो अनसेफ डेंजरस टाइप. पहले वाली जो थी वो सेफ थी और बिनाइन थी. ये जो है डेंजरस और अनसेफ टाइप है. अच्छा, तो फीचर्स की बात करते हैं. एडिको एंट्रल टाइप जो है ना, उसमें क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है ना वो पुरुलेंट होता है, यानी कि पस लाइक डिस्चार्ज होता है. और जो परफोरेशन होती है वो होती है एटिक वाले एरिया में, मार्जिनल एरिया में. सेंट्रल परफोरेशन नहीं होती जैसे टिम्पैनिक में होती है, ठीक है. तो इसमें क्या होती है? मार्जिनल परफोरेशन. इनके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसकी जो मार्जिन्स है ना, वहाँ पर परफोरेशन होगी, सेंटर में नहीं होगी. और जो पस है ना वो पुरुलेंट होगी. इनके जो डिस्चार्ज है ना वो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा. और ग्रैनुलेशंस जो होंगी वो बहुत कॉमनली प्रेजेंट होंगी, जबकि हमने पढ़ा था कि टिम्पैनिक टाइप में ग्रैनुलेशंस नहीं होती, लेकिन जो है एटिको एंट्रल टाइप इसमें ग्रैनुलेशंस होती हैं. और जो पोलिप होता है ना वो टिम्पैनिक टाइप में पेल था, लेकिन यहाँ पर रेड कलर का या फ्लैशी होगा. फिर अगर बात की जाए कोलेसियाटोमा की, तो कोलेसियाटोमा जो है ना वो जो है वो होता है स्किन इन द रॉन्ग प्लेस. तो वो जो है ना वो एटिको एंट्रल टाइप में कोलेसियाटोमा प्रेजेंट होगा, जबकि टिम्पैनिक टाइप में कोलेसियाटोमा प्रेजेंट नहीं होता. तो लास्ट पे बात की जाए डेफनेस की, तो जो होती है ना इसमें होती है कंडक्टिव भी डेफनेस भी हो सकती है और हेयरिंग लॉस भी हो सकता है. और जो मिक्स होता है ना सेंसोरियल और कंडक्टिव दोनों, उस टाइप का हेयरिंग लॉस जो है ना वो भी हो सकता है एटिको एंट्रल या अनसेफ टाइप में. सो हमने क्या क्या पढ़ा है, हम रिकॉल करते हैं. नंबर 1, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके मार्जिन से परफोरेशन होगी, सेंटर में नहीं होगी. नंबर 2, जो डिस्चार्ज होगा वो पुरुलेंट होगा. नंबर 3, बहुत सी ग्रैनुलेशंस प्रेजेंट होंगी. नंबर 4, पोलिप रेड कलर का होगा, पेल नहीं होगा. नंबर 5, कोलेसियाटोमा प्रेजेंट होगा. नंबर 6, जो डेफनेस है वो कंडक्टिव डेफनेस होगी, और या फिर हो सकता है कि वो मिक्स डेफनेस भी हो. सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटिको एंट्रल टाइप कहाँ होती है? एटिक एरिया में. एटिक गैप जिसे आप पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया कहते हो, किसका? मिडल ईयर क्लेफ्ट का. उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं? एटिको एंट्रल टाइप को इसको कहते हैं अनसेफ और डेंजरस टाइप ऑफ क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया. एटिको एंट्रल टाइप जो है ना, इसकी बात की जाए अगर पैथोलॉजी की, तो इसमें कोलेसियाटोमा होता है, ओसाइटिस एंड ग्रैनुलेशन टिश्यूज होते हैं, ऑसिकुलर नेक्रोसिस होती है, इनकी जो बोन्स होती है ना, मेलियस जो इनकस बोन है ना, उसकी क्या हो जाती है? नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है उसके मोस्टली लॉन्ग प्रोसेस की. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है. उसके अलावा ग्रैनुलेशंस के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है. नेक्स्ट है सिम्टम्स. सिम्टम्स होते हैं वो ईयर डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, पुरुलेंट ईयर डिस्चार्ज, हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव मोस्टली बट कैन बी सेंसोरियल एज वेल. ब्लीडिंग की बात की जाए तो ग्रैनुलेशंस हो सकती हैं, पोलिप हो सकता है, उनसे ब्लीडिंग हो सकती है. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एटिको एंट्रल टाइप है ना, इसमें ना रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनती हैं. रिट्रैक्शन पॉकेट्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो इन्वेजिनेट करती है, ठीक है. और जो है ना उसकी इन्वेजिनेशन की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की किसी एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया में पार्ट्स टेंसा के जो है ना वो पॉकेट्स सी बन जाती हैं, उनको कहते हैं रिट्रैक्शन पॉकेट्स. मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है? रिट्रैक्ट कर रही है. तो डिग्री जितनी रिट्रैक्ट करेगी वो जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेजेस को बताया हुआ है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. स्टेज 1 में क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट करती है, लेकिन वो ना जो बोन्स होती हैं ना इनकस, उसके साथ बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं आती. स्टेज 2 में क्या होता है कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा रिट्रैक्ट करती है कि उसकी रिट्रैक्ट करने की वजह से वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आती है इनकस के साथ. तो उसको हम कहते हैं स्टेज 2 ऑफ द रिट्रैक्शन पॉकेट.
स्टेज 1 में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सिर्फ कॉन्टैक्ट में आ रही थी, रिट्रैक्ट करने के बाद विद द इनकस स्टेज 2 में वो जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है, उसमें सिर्फ क्लोज आ रही थी स्टेज 1 में, ठीक है। इसमें स्टेज 2 में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट कर रही है किसके साथ, इनकस के साथ। स्टेज अब 3 की बात की जाए तो उसको कहते हैं मिडल ईयर एडिलेक्टेसिस। मिडल ईयर एडिलेक्टेसिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो डायरेक्टली आती है और लाई करती है ऑन द प्रोमोटरी, और जितनी भी मिडल ईयर की बोन्स होती हैं ना, ऑसिकल्स होती हैं, उन सब पे आके लाई करती है। और जो स्टेज 4 होती है उसको हम कहते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत थिन होती है और वो रैप करती है ऑन द प्रोमोटरी एंड द ऑसिकल्स। सो स्टेज 1 में क्या हुआ कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रिट्रैक्ट करेगी लेकिन सिर्फ क्लोज आएगी इनकस के। स्टेज 2 में क्या हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट करेगी और वो इनकस के साथ कॉन्टैक्ट करेगी। स्टेज 3 में क्या हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली लाई करेगी ऑन द प्रोमोटरी, एंड स्टेज 4 में इट विल, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इट विल रैप द प्रोमोटरी एंड ऑसिकल्स, इट विल नॉट लाई, इट विल, वो उसके ऊपर नहीं होगी, वो उसके इर्द गिर्द सारी रैप्ड होगी, उसके प्रोमोटरी के अराउंड भी और ऑसिकल्स के भी। उसे हम कहते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया या स्टेज 4 ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट्स। नेक्स्ट बात की जाए इन्वेस्टिगेशंस की। जब हम अंडर एग्जामिनेशन देखते हैं तो हमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर जो है ना वो क्या नज़र आता है कि उसके मार्जिन्स पे ना हमें लाइक परफोरेशंस नज़र आती हैं या एटिक एरिया में, तो वो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट है ना उसको क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, एटिकोएंड्रल टाइप। उसके अलावा ट्यूनिक फोक टेस्ट होते हैं, ट्यूनिक फोक टेस्ट होते हैं ना, उससे और ऑडियोग्राम से भी हम देख सकते हैं कि पेशेंट जो है उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो नहीं है, और वो है तो कितनी डिग्री का है। और उसके बाद एक्सरे, सीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनमें हम मेस्टॉइड का एक्सरे और सीटी कराते हैं टेम्पोरल बोन का, और उससे हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एयर सेल्स हैं उनकी क्लाउडिंग तो नहीं हुई हुई ड्यू टू एयर फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो उससे आइडिया हो जाता है कि क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है। और इससे हम लोग जो है ना बोन की डिस्ट्रक्शन को भी लाइक अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा बोन की डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, या जो मेस्टॉइड न्यूमेटाइजेशन है वो तो नहीं हुई हुई। लास्ट होता है कल्चर करना। कल्चर करते हैं तो उससे ना जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया एटिकोएंड्रल टाइप हुआ होता है ना, उस बैक्टीरिया को लाइक हम आइडेंटिफाई करके तो उस तरह की एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो उस बैक्टीरिया को किल करें, ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर जाए। क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में ना बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि वर्टाइगो, पेन, हेडेक, फेशियल वीकनेस, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्लोपिया, इरिटेबिलिटी, नेक रिजिडिटी। तो इनका भी ना ख्याल करना होता है कि क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के केस में कॉम्प्लिकेशंस जो है ना ये ना हो। एब्सेस वगैरह भी बन सकती है अराउंड द ईयर, जिसे हम मेस्टोइडाइटिस कहते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया एटिकोएंड्रल टाइप, उसमें जो मोस्टली ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है ना वो उसका मेन ट्रीटमेंट होता है। उसमें दो प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, एक होता है किनाल वॉल अप प्रोसीजर और दूसरा होता है किनाल वॉल डाउन प्रोसीजर। इन दोनों प्रोसीजर्स के थ्रू जो है ना वो हम क्या करते हैं कि सर्जरी करके तो जो है क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया एटिकोएंड्रल टाइप उसको करेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। नाम से जाहिर हो रहा है रिकन्स्ट्रक्टिव, यानी कि कोई चीज़ जो पहले ख़राब थी उसको अब ठीक करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो उसमें लाइक जो है परफोरेशन थी, तो उसको लाइक ट्रीट करने के लिए जो है ना वो मेनिंगोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी जो है वो की जाती है, उसको कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। ये भी की जाती है इन केस ऑफ क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया एटिकोएंड्रल टाइप। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू।